हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि एक मूड प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। मेरे दोस्तों, अगर आप LLB या BA LLB के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि मूड कोर्ट हमारी स्टडी का एक बहुत ही अभिन्न अंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। मूड कोर्ट आपने सुना होगा अक्सर कि नेशनल लेवल मूड कोर्ट कंपटीशन, स्टेट लेवल मूड कोर्ट कंपटीशन, डिपार्टमेंटल लेवल मूड कोर्ट कंपटीशन अक्सर ये करवाए जाते हैं डिफरेंट लॉ कॉलेजेस के जरिए। और इनफैक्ट हमारी स्टडी में भी हमें मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मूड कोर्ट एक्चुअल में होता क्या है और मूड कोर्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कैसे किया जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको मूड कोर्ट का मतलब बताऊं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको कुछ एक फैक्ट्स दिए जाते हैं, कुछ एक कहानी टाइप एक आपको प्रेपोजिशन दी जाती है और उस प्रेपोजिशन के अनुसार लास्ट में किसी एक व्यक्ति ने दूसरे के ऊपर केस किया होता है। तो आपको एज एन एडवोकेट उस केस को फाइट करना होता है, या तो जिस व्यक्ति ने केस किया उसकी तरफ से या तो जिस व्यक्ति के ऊपर केस हुआ उसकी तरफ से। मतलब ये सब कुछ फेक होता है, झूठ होता है, ऐसा नहीं है कि रियलिटी वाला केस है। नो, एक कुछ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स, हाइपोथेटिकल कुछ प्रिजम्पशन पे हमारे फैक्ट्स बेस करते हैं और हम वो प्रेपोजिशन दे देते हैं और व्यक्ति को सॉल्व करनी होती है वो प्रेपोजिशन। रियल लाइफ में अगर मेरे पास, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, वो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं केस करना चाहता हूँ। या फिर कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा और मुझे बोलेगा कि मेरे ऊपर किसी ने केस किया है, मुझे इस केस के अगेंस्ट आप डिफेंड कर दीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए। तो या तो एक व्यक्ति जो केस करता है, प्लेंटिफ, पेटिशनर, वो आएगा, या फिर एक व्यक्ति जिसके अगेंस्ट केस हुआ है वो हमारी तरफ आएगा। तो मूड प्रॉब्लम में भी कुछ फैक्ट्स दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि इन फैक्ट्स के आधार पर अब आप प्लेंटिफ की तरफ या डिफेंडेंट की तरफ आर्गूमेंट्स कीजिए और अपने केस को प्रेजेंट कीजिए। यही होता है मूड कोर्ट। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि मूड कोर्ट को सॉल्व आउट कैसे किया जाता है, किस तरह से आप मूड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे पास एक हाइपोथेटिकल एक मूड प्रॉब्लम है, जो छोटी सी प्रॉब्लम मैंने बनाई है। इसके आधार पर मैं आपको इसको एग्जाम्पल मानकर हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे, हम वीडियो को शुरू करेंगे। मान लो आपके पास ये मूड प्रॉब्लम है। मूड प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताने लगा हूँ। A और B दोनों मैरिज करते हैं 2009 में। दोनों की बहुत अच्छी लाइफ चली होती है, दोनों के बीच एक बच्चा भी पैदा होता है लाइफ मैरिज के दौरान, मैरिज के बाद। और बाद में जब 3 साल बीत जाते हैं मैरिज को, उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच लगातार रेगुलरली बेस पर लड़ाई शुरू हो जाती है, क्वारलिंग शुरू हो जाता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। एक दिन हस्बैंड अपनी वाइफ को थप्पड़ मारता है और वाइफ जो है हस्बैंड का घर छोड़ के चली जाती है और अपने मायके चली जाती है, अपने पेरेंट्स के घर। 2 साल के बाद हस्बैंड क्या करता है, कोर्ट में केस कर देता है। किसके लिए? डाइवोर्स के लिए पिटीशन डाल देता है कोर्ट में। तो आप इसको अब डिसाइड कीजिए और आर्गूमेंट्स कीजिए, पिटीशनर की तरफ से या रेस्पोंडेंट की तरफ से। मेरे दोस्तों, वीडियो को आराम से रिलैक्स होकर देखना, टाइम निकाल के देखना, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट में वीडियो मत देखना, तो आपको समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, पर प्लीज़ वीडियो पूरी देखना, तभी आपको समझ आएगा। तो ये हाइपोथेटिकल फैक्ट्स है हमारे पास। इस फैक्ट्स के अनुसार, हाइपोथेटिकल का मतलब है हमने खुद क्रिएट किए हैं फैक्ट्स, कि अगर ऐसा हो तो फिर आप केस को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आप केस को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करोगे। अब इस केस में क्या है, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों मैरिज करते हैं, दोनों के बीच एक बच्चा पैदा होता है, हैप्पीली लाइफ जी रहे हैं दोनों। लेकिन मैरिज के 3 साल के बाद क्या होता है, उनके बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो लड़ाई शुरू हो जाती है और एक दिन हस्बैंड उसको थप्पड़ मार देता है अपनी वाइफ को, और वाइफ अपने मायके चली जाती है और वहाँ से वापस नहीं आती। जब वाइफ मायके चली जाती है तो 2 साल तक हस्बैंड उसका वेट करता है और 2 साल के बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर पिटीशन डाल देता है और
और बोलता है मुझे डाइवोर्स चाहिए अपनी वाइफ से ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन। मेरी वाइफ मुझे छोड़ के गई है, डिजर्ट किया है मुझे उसने, तो मुझे उससे डाइवोर्स चाहिए। अब मेरे दोस्तों सबसे पहला काम होगा आपका इस प्रेपोजिशन को सॉल्व करने के लिए या किसी भी प्रेपोजिशन को सॉल्व करने के लिए, वो सबसे पहला काम होगा रीड द प्रेपोजिशन अगेन एंड अगेन। रीड द प्रेपोजिशन अगेन एंड अगेन। आप इस प्रेपोजिशन को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़िए इस प्रेपोजिशन को। जब आप इस प्रेपोजिशन को 10 बार पढ़ोगे तो आपको कुछ कुछ बातों का पता चलेगा, लो पॉइंट्स का पता चलेगा, इश्यूज का पता चलेगा जो कोर्ट के सामने अपने रेज करने हैं, जिन इश्यूज के बेस पर आप अपना केस जीतोगे या जिस इशू के बेस पर आप अपना केस डिफेंड करोगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सबसे पहला काम है इस प्रेपोजिशन को बार बार पढ़ना, इस प्रेपोजिशन को बार बार पढ़ना। अब मेरे दोस्तों आपने प्रेपोजिशन को पढ़ने के बाद एक मेमोरियल तैयार करना होता है। मेमोरियल का मतलब क्या होता है कि आपने इस प्रेपोजिशन के हिसाब से एक फाइल तैयार करनी है। उस फाइल में आप इस प्रेपोजिशन के फैक्ट्स लिखोगे, इस प्रेपोजिशन के आधार पर आपने क्या इश्यूज बनाए आप वो लिखोगे, जिस फाइल में आपने इश्यूज को कैसे आर्गूमेंट्स किया आप वो लिखोगे, आपने कौन कौन से केसेस लगाए, अथॉरिटीज कौन कौन से लगाई अपनी उस आर्गूमेंट्स के सपोर्ट में आप वो लिखोगे। आप ये सारी चीज़ें लिखोगे इस प्रेपोजिशन को पढ़ने के बाद एक मेमोरियल में जो मेमोरियल आप बनाओगे। तो मेमोरियल प्लेंटिफ की तरफ से भी बनता है या पटिशनर की तरफ से भी बनता है। पटिशनर मतलब जो पटिशन डालता है, जैसे इस केस में पटिशनर वर्ड यूज होगा, सिविल केस में जनरली प्लेंटिफ वर्ड यूज होता है। और आपको मेमोरियल तैयार करना पड़ेगा डिफेंडर की तरफ से भी। तो मेरे दोस्तों मैं प्लेंटिफ की तरफ से केस को सॉल्व करना शुरू करूंगा कि कैसे कैसे, अगर मैं प्लेंटिफ हूँ, सॉरी पटिशनर, अगर मैं पटिशनर का एडवोकेट हूँ तो कैसे मैं केस सॉल्व करूंगा, मैं इस तरफ से शुरू करूंगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं पटिशनर की तरफ से इस केस को सॉल्व आउट करने की बात करूं, पटिशनर मतलब हस्बैंड की तरफ से जो कोर्ट में केस कर रहा है कि मुझे मेरी वाइफ से डाइवोर्स चाहिए क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे डिजर्ट कर दिया, मुझे मेरा डिजर्शन कर दिया, उसने डिजर्शन के लिए वो लायबल है। 2 साल तक वो मेरे पास वापस नहीं आई, उसने मुझे छोड़ दिया, तो मुझे अब उससे डाइवोर्स चाहिए। अब मेरे दोस्तों आपको डिजर्शन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डिजर्शन होता क्या है, डिजर्शन कैसे एक डाइवोर्स का ग्राउंड है, इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, डिजर्शन कब हम बोलते हैं डिजर्शन हुआ है। आपको सेक्शन 13 में जो डिजर्शन वाला पॉइंट है उसको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, केस लॉज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को बार बार पढ़ के आप इश्यूज बनाओगे, इन्हीं इश्यूज के बेस पे आपका केस डिसाइड होगा। तो अगर आप पिटिशनर हो तो आप पहला इशू ये बना सकते हो, वेदर देयर वॉज डिजर्शन ऑन द पार्ट ऑफ रेस्पोंडेंट, वेदर देयर वॉज डिजर्शन on the part of respondent, क्या रेस्पोंडेंट के पार्ट में डिजर्शन था। और अब आपने इस इशू को, क्योंकि आप पेटिशनर हो, आप डाइवोर्स लेना चाहते हो, तो आप ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर अफर्मेटिव में दोगे, यस यस जो रेस्पोंडेंट है वो गिल्टी है डिजर्शन की। तो आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे रेस्पोंडेंट गिल्टी हुई डिजर्शन की। आपको बताना पड़ेगा कि डिजर्शन के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। एक्चुअल में डिजर्शन होना चाहिए, इंटेंशन डिजर्शन की होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे इंटेंशन भी थी, क्या यहाँ पे एक्चुअल में डिजर्शन हुआ? हाँ एक्चुअल में हुआ डिजर्शन। आप लिखोगे इट इज सबमिटेड टू द बिफोर द ऑनरेबल और लर्नड कोर्ट दैट the wife has deserted the husband, respondent has deserted the petitioner without any reasonable excuse। मेरा बोलने का मतलब क्या है मेरे स्टूडेंट्स, ये जो फैक्ट्स हैं ये फैक्ट्स
इतने भी हो सकते हैं, 2 पेजेस के भी हो सकते हैं, 3 पेजेस की भी हो सकते हैं। और इन्हीं फैक्ट्स को बार बार पढ़कर आपको इश्यूज समझ में आएंगे कि हमने इश्यूज क्या बनाने हैं अपने केस में। अगर पटिशनर होंगे आप तो पटिशनर की साइड वाले इश्यूज बनाओगे। अगर आप रेस्पोंडेंट हुए, रेस्पोंडेंट की तरफ से केस प्रिपेयर कर रहे हो तो रेस्पोंडेंट की साइड वाले आप इश्यूज बनाओगे। याद रहे कि मैक्सिमम टाइम पर दोनों तरफ इशू सेम ही बनते हैं। जैसे ये इशू मैंने बनाया ना यहाँ पे पटिशनर की तरफ से कि क्या रेस्पोंडेंट जो थी वो डिजर्शन के लिए लाइबल है, क्या उसने डिजर्शन रियली सच में डिजर्शन किया है, तो पटिशनर बोलेगा जी हाँ उसने डिजर्ट किया है, वो मुझे छोड़ के चली गई, 2 साल तक वापस नहीं आई, उसकी इंटेंशन भी मुझे छोड़ने की ही थी, तो यस उसने मुझे छोड़ा है। पर क्या पता रेस्पोंडेंट भी ये इशू बनाकर उसमें ये बोल दे नहीं, द रेस्पोंडेंट वॉज नॉट अंडर द इंटेंशन टू डिजर्ट द पर्सन। छोटी मोटी बातें जो हैं वो गर्म घरों में होती रहती हैं। तो अगर वाइफ वापस नहीं आई तो इसलिए नहीं आई क्योंकि हस्बैंड ने उसको अप्रोच नहीं किया, और वाइफ सोच रही थी हस्बैंड मुझे लेने आए और मैं उसके साथ जाऊं, उसकी इंटेंशन थी वापस आने की, पर हस्बैंड ने उसको मुंह ही नहीं लगाया, उसके बारे में सोचा ही नहीं, उसकी डिग्निटी को ही नहीं देखा। रेस्पोंडेंट की तरफ से ऐसा ही बोला जा सकता है ना। मेरा बोलने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना कि पटिशनर की साइड अगर आप केस प्रिपेयर करते हो, पटिशनर की साइड आपने सपोर्टिव में आर्गूमेंट्स देने हैं, अथॉरिटीज उसकी सपोर्ट में लगानी है। अगर रेस्पोंडेंट की साइड आप केस प्रिपेयर करते हो तो रेस्पोंडेंट की साइड आपने अथॉरिटीज लगानी है, केस प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे वेदर देयर वॉज डिजर्शन ऑन द पार्ट ऑफ रेस्पोंडेंट, यहाँ पे मुझे तो एक ही इशू देखने को मिला जो अच्छे से इशू बनता है, क्योंकि ये छोटे से फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ ऐसा जितना है नहीं, बस जस्ट आपके नॉलेज के लिए, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने ये फैक्ट्स लिखे हैं। इसमें और भी 100 फैक्ट्स ऐड हो सकते हैं कि इनके बीच जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा किसके पास रह रहा है, वो बच्चा वाइफ ने हस्बैंड के पास छोड़ा था, वाइफ अकेली चली गई थी मायके, या उस बच्चे को लेकर गई थी साथ में। अगर अपने पति के पास छोड़ा होगा बच्चे को तो आप उसका मतलब वाइफ की इंटेंशन थी मैं वापस आऊँगी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती। अगर अपने बच्चे को साथ में ले गई और वाइफ और हस्बैंड ने उसको फ़ोन किया मेरा बच्चा मुझे वापस दे दे, तू मत आना बेशक, तो इसका मतलब वाइफ डिजर्शन नहीं कर रही, हस्बैंड उसको बोल रहे तो वहीं पे रहे, वापस मत आना, बस बच्चा वापस कर दे, तो फिर वाइफ डिजर्शन के लायबल नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फैक्ट्स के हिसाब से चेंज होती जाएंगी। एनीवे अपने पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं पिटिशनर की साइड से केस सॉल्व कर रहा हूं तो सबसे पहला इशू मैंने ये बना दिया कि क्या रेस्पोंडेंट डिजर्शन के लिए लायबल है, तो मैं लिखूंगा यस लायबल है। मैं ऑनरेबल कोर्ट के आगे सबमिट करूंगा, ऑनरेबल कोर्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे इस ग्राउंड पे डिवोर्स दीजिए क्योंकि वाइफ ने डिजर्शन किया है। डिजर्शन के ये ग्राउंड्स होते हैं, सब आप इसके अंदर आप सब हेडिंग्स बना सकते हो, आप बहुत से हेडिंग्स बना सकते हो। एसेंशियल ऑफ डिजर्शन, इस केस में ये बोला गया कि इसके एसेंशियल्स ये होते हैं और हमारे वाले केस में ये सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं, मतलब डिजर्शन हुआ है। डिजर्शन के एसेंशियल्स क्या होते हैं, एक्चुअल में पार्टी पहले डिजर्ट करे किसी को, उसके बाद 2 साल तक पार्टी वापिस ना आए, उसकी इंटेंशन भी डिजर्ट करने की हो, जब ये तीनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो डिवोर्स मिल जाता है। अब हमारे केस में क्या है, हमारे केस में भी ऐसा है, पार्टी ने एक्चुअल में डिजर्ट किया है, वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ के चली गई बिना किसी कारण। हाँ, बिना किसी कारण इज आल्सो ए वेरी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिजर्शन। डिजर्शन करने में इसेंशियल एलिमेंट ये है कि डिजर्शन बिना किसी कारण किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे नॉर्मल जो लड़ाई झगड़े हैं वो हर एक घर में होते हैं, कौन से घर में लड़ाई नहीं होती। अगर हस्बैंड ने थप्पड़ मार भी दिया तो इसका क्या मतलब, घर छोड़ के चली जाओ, उसने बिना किसी कारण घर छोड़ा है, यस हमारा ये एसेंशियल पूरा हो रहा है। तो आप इस इशू को अपने एसेंशियल्स के साथ, सब हेडिंग के साथ, अथॉरिटीज के साथ, किन केसेस में बोला कि रीजनेबल एक्सक्यूज क्या होता है, क्या थप्पड़ मारना रीजनेबल एक्सक्यूज है। जब आप डिजर्शन अच्छे से पढ़ोगे ना बुक में तो आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक प्रेपोजिशन को आप क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए जब भी प्रेपोजिशन आए तो प्रेपोजिशन में जो लॉज लेड डाउन हो, जो प्रेपोजिशन में लॉज के बारे में लिखा गया हो, उनके बारे में अच्छे से पढ़िए। पहले आपको वो लॉ क्लियर होंगे, वो कानून के बारे में क्लियर से पता होगा, वो सेक्शंस क्लियरली पता होंगे, तो आप प्रेपोजिशन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगी।
तो मुझे पता है डिजर्शन में क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को छोड़ के चली जाती है, 2 साल तक वापस नहीं आती, बिना किसी कारण छोड़ के जाती है, तो डिजर्शन हो जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो जिस पार्टी को छोड़ के गया है बंदा, वो पार्टी डिवोर्स ले सकती है। और मेरे केस में ऐसा ही तो है, वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली गई, 2 साल तक वापस नहीं आई, बिना किसी कारण छोड़ के चली गई, जस्ट एक थप्पड़ मारा छोड़ के चली गई, उसका मतलब उसने डिजर्शन किया तो मुझे डिवोर्स ग्रांट किया जाए। ये मेरा केस स्ट्रॉन्ग हो रहा है मेरी तरफ से। प्लेंटिफ पटिशनर की तरफ से आप केस ऐसे बनाओगे। अब ऐसे ही अगर मैं रेस्पोंडेंट की बात करूं तो रेस्पोंडेंट भी अपना केस ऐसे बनाएगा। मान लो रेस्पोंडेंट ने भी इशू बना लिया कि क्या रेस्पोंडेंट जो है वो गिल्टी है डिजर्शन का, तो वो लिखेगा नो, वो डिवोर्स नहीं चाहती वाइफ ने, तो वो नो लिखेगा, नहीं मैं गिल्टी नहीं हूँ। क्यों नहीं है गिल्टी? क्योंकि डिजर्शन के लिए 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं। पहला, बिना किसी रीजनेबल कारण वो एक बंदा दूसरे बंदे को छोड़ के जाए, दूसरा एक्चुअल में छोड़ के जाए, तीसरा उसकी इंटेंशन भी ऐसी होनी चाहिए। अब हस्बैंड मेरे साथ लड़ता था, मुझे मारता था, मेरे साथ उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरी एक डिग्निटी है, मैं ऐसे थप्पड़ तो रोज खाऊंगी नहीं। अगर मैं अपने पाइके नहीं जाती तो ये आज इसने एक थप्पड़ मारा, कल ये 2 मारता, इसका हाथ खुल जाता। Definitely he will start to scold me, will start to slap me continuously day by day, and this act would continuously be increasing. Therefore, अपने हस्बैंड को लेसन सिखाने के लिए मैं अपने पिता के घर चली गई। मैं चाहती थी मेरे हस्बैंड मुझे फ़ोन करें और मुझे वापस अपनी गलती मानकर कि मैं तुझे दोबारा नहीं मारूंगा, अपनी गलती मानकर मुझे लेने आते, मैं वापस आ जाती। पर मेरे पति ने एक बार मुझे अप्रोच तक नहीं किया। इसका मतलब पति खुद चाहता था मैं जो है वापस ना आऊं, तो मैंने डिजर्शन नहीं किया है। रेस्पोंडेंट ये बोल रही है, मैं रेस्पोंडेंट की तरफ से बता रहा हूं आपको, वो ऐसे ऐसे आर्गुमेंट्स दे सकती है कि पति चाहता ही नहीं था मैं उसके पास वापस आऊं, वो ये घर बचाना ही नहीं चाहता था, तो पति को डिवोर्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मैं बताता हूँ। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 23 है वो ये बोलता है कि आप खुद गलत हो, आपने खुद रॉन्गफुल एक्ट किया है, तो आप उस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से डिवोर्स नहीं ले सकते, उसका आप फायदा नहीं ले सकते। अब पति खुद पत्नी को वहाँ पे छोड़ना चाहता था, पति खुद उसको वापस नहीं ला रहा था, पति खुद उसको चाहता था वो वहीं रहे, उससे मुझे अलग हो जाए, तो अपनी गलती पति की, पति ने उसको अप्रोच नहीं किया, पटिशनर ने उसको अप्रोच नहीं किया, गलती पटिशनर की है, तो पटिशनर अपनी गलती का फायदा नहीं ले सकता और अब डिवोर्स नहीं ले सकता। रेस्पोंडेंट की साइड से आप ऐसे ऐसे आर्गुमेंट्स दे सकते हो। रेस्पोंडेंट बोल सकती है कि भाई मेरा पति मुझे मारता था, एक थप्पड़ उसने मुझे मारा, अगर मैं उसको लेसन नहीं सिखाती, अपने पिता के घर नहीं जाती, तो ये रोज मुझे मारना शुरू कर देता। इसको लेसन सिखाने के लिए पिता के घर गई मैं, पर ये मुझे लेने के बार नहीं आया, ये खुद चाहता था मैं वहीं रहूं, मैंने सोचा ये आएगा मुझे लेने, अब इसने गलती की, मुझे थप्पड़ मारा है तो मुझे खुद लेने आए ना। ये रेस्पोंडेंट ऐसे ऐसे आर्गुमेंट्स दे सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मेरे दोस्तों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ऐसे करके आपने इश्यूज को बनाकर उनके आर्गुमेंट्स देने होते हैं, ये मेन पार्ट है। इस प्रेपोजिशन को बार बार पढ़ के आपको इश्यूज के बारे में पता चलेगा। इस प्रेपोजिशन में पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा हमने डिजर्शन के बारे में पढ़ना है कि क्रुएल्टी के बारे में पढ़ना है कि डिवोर्स के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है। इस प्रेपोजिशन को पढ़ के पता चलेगा। अब ये जो सब कुछ आपने बना लिया, एक आपने रॉ मटेरियल तैयार कर दिया अपने केस का, अब आपने उस केस को सजाना कैसे है, उस केस को आपने लिखना कैसे है, मैं आपको अब इसके बारे में बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आप अब इस केस को लिखो कैसे, इसमें बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें आपने इश्यूज़ में लिखनी हैं, आर्गूमेंट्स जो भी आपने देने हैं, उन आर्गूमेंट्स की सपोर्ट में आपने अथॉरिटीज़ जरूर ढूंढनी है। आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी से मतलब क्या है, मेरा केसेस जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। हमें पता है कि जो केसेस डिसाइड हो चुके होते हैं उनको प्रेसिडेंट बोला जाता है, वो लॉ का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड कर दिया वो पूरे इंडिया के ऊपर, सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होगा। तो आप अगर बोल रहे हो कि वाइफ अपने हस्बैंड को बिना किसी कारण छोड़ के गई है, तो कौन से केस में ऐसा हुआ था कि जब वहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि यस बिना किसी कारण छोड़ा गया था वाइफ के जरिए या हस्बैंड के जरिए, व्हाटसोएवर, किसी अथॉरिटी को आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको केस लॉ सर्च करने पड़ेंगे, तभी आपका मूड जो होगा, प्रॉब्लम वो अच्छे सॉल्व होगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो आप अपने आर्गूमेंट्स देते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक एक आर्गूमेंट के पीछे आपको अथॉरिटी लगानी पड़ेगी सपोर्ट में। आई होप आप समझ गए होंगे।
अब अगर मैं बात करूं कि आपने कैसे जो पूरी फाइल है वो बनानी है, तो सबसे पहला जो फ्रंट पेज बनेगा फाइल का, उस फ्रंट पेज पर आपने सबसे पहले कॉलेज का नाम लिखना है, जिस कॉलेज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आप अपने कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो अपने कॉलेज का नाम, अगर कहीं पे नेशनल कंपटीशन हो रहा है, कहीं पे मूड कोर्ट कंपटीशन हो रहा है, उस कॉलेज का नाम आप सबसे पहले लिख दोगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख देते हो HP कॉलेज ऑफ लॉ, कुछ भी लिख दो आप यहाँ पे लिख सकते हो कोई भी कॉलेज व्हाट्सएवर, कोई भी कॉलेज जो आपका कॉलेज है आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। कॉलेज का नाम लिखने के बाद फ्रंट पेज की बात कर रहा हूँ, नीचे आप लिखोगे केस का नाम, जैसे A वर्सेस B, A इज पेटिशनर, B इज रेस्पोंडेंट। फिर आप नीचे लिखोगे उसी पेज में पिटीशन अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब ये जो मेरी प्रपोजिशन थी अपने माइंड में रखी, जो मैंने पहले लिखी थी, उसमें डाइवोर्स के लिए पिटीशन डाली थी, तो यहाँ लिखना है पिटीशन अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट फॉर डाइवोर्स। अगर किसी और कोई और केस चला हुआ है, कोई और केस चला है, क्रिमिनल केस भी हो सकता है, सिविल केस भी हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है, अपील हो सकती है, तो आप यहाँ पे लिखोगे नीचे कि आप क्या मैटर क्या है एक्चुअल में, पिटीशन अंडर सेक्शन 13, पिटीशन अंडर सेक्शन 9, पिटीशन अंडर सेक्शन 10, वो आप ये लिखोगे अपने कॉलेज का नाम जिसमें आपने पार्टिसिपेट करना है, अपने कॉलेज का नाम, नीचे पार्टीज का नाम, नीचे आपने जो लो लेस दोनों है जो आप जिसके अंडर आप केस कर रहे हो वो कानून के बारे में लिखोगे। अब उसके बाद आगे आपने लिखना है दूसरे पेज में, जो दूसरा पेज होगा, दूसरा जो सेकंड पेज होगा, उसमें आप पूरा एक इंडेक्स बना दोगे आगे जितना भी आपने काम किया है। जैसे सबसे पहले आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने जो है वो इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज बनाया है, इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज पेज नंबर 1 से लेकर 2 तक। इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज का मतलब है आपने कौन सी बुक्स रेफर करी, कौन से केस लॉज रेफर करे, सॉरी इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज में आप केस लॉज बुक्स कौन से अपने वेबसाइट्स फॉलो करी इस मूड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये सारा आप लिख दोगे। उसके बाद जब आपने ये लिख दिया तो आप नीचे लिखोगे इशू रेज्ड, कि आपने कोर्ट में अपने केस में इश्यूज क्या बनाए आपने। मान लो ये तीसरे पेज पे आपने इश्यूज के बारे में लिखा हुआ है, ये इंडेक्स बता रहा हूँ आपको मैं इंडेक्स, कि इंडेक्स में आप कैसे कैसे लिखोगे। मेरे दोस्तों मैं आपको एक मूड प्रपोजिशन का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको टच करके पूरी फाइल चेक कर सकते हो कैसे कैसे बनती है। इशू रेज्ड क्या हुए वो आप लिख सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट लिख सकते हो आप, फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स कि केस के फैक्ट्स क्या हैं, या आप फैक्ट्स पहले भी लिख सकते हो, इश्यूज बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन अगले पेज पे। मेरे दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जुरिसडिक्शन का मतलब है केस कहाँ पड़ेगा, केस कहाँ डिसाइड होगा, कौन सा कोर्ट केस सुनेगा। मान लो मैटर आपका डाइवोर्स का है जो कि फैमिली कोर्ट सुनता है, और आपने वहाँ लिख दिया इन द कोर्ट ऑफ सब जज जूनियर डिवीज़न, कुछ ऐसा लिख दिया, आपका केस कैंसिल हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, केस सुना नहीं जाएगा। मूड प्रॉब्लम पढ़ने तो बहुत दूर की बात है, उसी टाइम फाइल बंद करके साइड में कर दी जाएगी, क्योंकि जुरिसडिक्शन बहुत जरूरी है। जिस जुरिसडिक्शन में केस पड़ेगा आपको वही के जुरिसडिक्शन में आप मेंशन करनी पड़ेगी, और जुरिसडिक्शन आप मेंशन नहीं कर सकते। अब डाइवोर्स का मैटर है तो इन द कोर्ट ऑफ, इन द फैमिली कोर्ट या इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, आप ये जुरिसडिक्शन लिखोगे यहाँ पे। जैसे एक से 2 पेजेस में ये आ गया, तीसरे पेजेस में ये आ गया, चौथे पेजेस में ये आ गया, 5वें पेजेस में ये आ गया। उसके बाद आगे आप लिखोगे समरी ऑफ आर्गूमेंट्स, समरी ऑफ आर्गूमेंट्स। समरी ऑफ आर्गूमेंट्स का मतलब क्या है, जो आपने इश्यूज बनाए हैं उसका कुछ समरी सी। मान लो आपने 5 इशू बनाया, अब इस प्रपोजिशन में मैंने एक ही इशू बनाया क्योंकि फैक्ट्स कम थे। 10 इशू भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, डिपेंड करेगा प्रपोजिशन के ऊपर। तो अगर आपने मान लो 3 इशू बनाए, उन इशू के आपने आंसर क्या लिखे, थोड़े थोड़े 2-2 लाइनों में आप यहाँ पे समरी ऑफ आर्गूमेंट्स लिखोगे, और बाद में आप आर्गूमेंट एडवांस लिखोगे। अब आपने डीपली वो आर्गूमेंट्स लिखने हैं, एक एक इशू के ऊपर आपको 3-3 पेज लग जाएंगे, अथॉरिटी साथ में लगाओगे उसकी। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा कि आपने कैसे ये प्रिपेयर करना है, पूरा जो बनाना है आपने। तो इस तरह से मेरे दोस्तों आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। रेस्पोंडेंट की तरफ से भी ऐसा होगा, पिटीशनर की तरफ से भी ऐसा होगा। जिस तरफ से आप केस लड़ रहे हो
आप ये मान लो कि सच में आपके पास केस आया है और आपने अब उसको बचाना है व्यक्ति को, या आपने डिवोर्स दिलाना है या डिवोर्स दिलाने से बचाना है, या तो पटिशनर की तरफ से लड़ना है या रेस्पोंडेंट की तरफ से, और उसकी नज़र में आपने केस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और केस सॉल्व आउट करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे सभी दोस्तों, मेरे सभी स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।